नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि हमने जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो टेस्ट पेपर की अपनी सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसको कंटिन्यू करते हैं। अभी तक आपने पहले वाले जो टेस्ट पेपर हैं वो नहीं देखे हैं, तो उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ से आप पहले वाले टेस्ट पेपर हैं उसके बारे में ये वीडियो खत्म होने के बाद में देख सकते हैं। देखिए, आज का जो टेस्ट पेपर है उसको अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आश्रित पार्थक्य की नीति किस गवर्नर जनरल के समय में प्रारंभ की गई थी? तो आश्रित जो पार्थक्य है उसकी नीति जब प्रारंभ की गई थी तो उस समय गवर्नर जनरल है वो कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय आश्रित पार्थक्य की नीति है वो प्रारंभ की गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1934 में राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई थी और उसमें अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम बिड़ला की अध्यक्षता में ये हरिजन सेवा संघ की स्थापना करने का कार्य किया गया था। इसलिए 1934 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे? तो भरतपुर जो राज्य में स्वतंत्र आंदोलन हुआ था उसमें वहाँ नेता कौन थे? किशनलाल जोशी थे। इसलिए किशनलाल जोशी क्या होगा? राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बनाई गई थी। तो राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई थी? 1931 ईस्वी में की गई थी। अखिल भारतीय जाट महासभा के सहयोग से एवं उसकी सहायता से 1931 में सीकर के जाटों ने राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना की थी। इसलिए 1931 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। देखिए, सीकर जो जिला है राजस्थान, उसको राजस्थान का पहला हाईटेक जिला भी कहा जाता है। जो जीण माता का मंदिर है वो राजस्थान में सीकर जिले में स्थित है और खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो भी राजस्थान में सीकर जिले में ही स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करने वालों में से दे रखा है, एक तरफ आपको संस्था के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपका स्थापना का वर्ष दे रखा है। देखिए, ये आधा क्वेश्चन यहाँ पर है और आधा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो देखिए, मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। ये जो राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान जो सेवा संघ है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1919 ईस्वी में की गई थी। देखिए, इसके नीचे 3 और 4 लिखे गए हैं। यहाँ पर 1919 लिखा गया है और यहाँ पर 1923 लिखा गया है। तो राजस्थान जो सेवा संघ है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1919 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद में मारवाड़ हितकारिणी सभा, तो मारवाड़ जो हितकारिणी सभा है उसकी स्थापना की गई थी 1923 ईस्वी के अंतर्गत। आपको पता होना चाहिए कि कौन से की स्थापना कौन से में की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दे रखा है, अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद। देखिए यहाँ पर लिख रखा है अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद। तो अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1927 ईस्वी में की गई थी। 1927 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद में नरेंद्र मंडल यानी कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1921 ईस्वी में की गई थी, जो कि आपका यहाँ पर लिखा गया है। 1927 और 1921 यहाँ पर लिख रखा है, यानी कि 4 3 और 2 1, 4 3 2 1 आपको कौन सी ऑप्शन में दे रखा है? फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है वो कौन सा था? तो राजस्थान में प्रकाशित होने वाला सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र सज्जन कीर्ति सुधाकर था। इसलिए सज्जन कीर्ति सुधाकर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए, बत्तीसा नाला परियोजना सिरोही से संबंधित है, बिल्कुल सही है। इसरदा बांध परियोजना टोंक से ही संबंधित है, सही है। बिलिया परियोजना जोधपुर यहाँ से संबंधित नहीं है। बिलिया परियोजना हथियारदेह परियोजना 12 से, ये भी सही है। तो कौन सा नहीं था वो आपको बताना था, इसलिए ऑप्शन थर्ड क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट है, कछवन पेयजल परियोजना का संबंध कौन से जिले से है? तो कछवन पेयजल परियोजना है उसका संबंध 12 जिले से है, इसलिए 12 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अंतः प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के जिस भाग में है वह कौन सा है? तो अंतः प्रवाह क्षेत्र का राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में है, इसलिए उत्तर पूर्वी भाग ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य अरावली यानी कि आपका जो राजस्थान है, इस तरीके से राजस्थान का जो मैप है यहाँ पर मध्य में अजमेर जिला पाया जाता है राजस्थान का, जिसको हार्ट ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान के हृदय के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एक चोटी है, तो वो चोटी कौन सी है? तारागढ़ का किला स्थित है यहाँ पर, इसलिए तारागढ़ की चोटी है वो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, इसलिए तारागढ़ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध कौन सी है? तो ये जो आपको 4 परिस्थिति दे रखी है इसमें राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी परिस्थिति है वो उपलब्ध होती है? तो देखिए, वर्षा में बहुत अधिक विषमता या अनियमितता जिसको अपन बोलते हैं, वही क्या होगी इसकी विशेषता होगी। यानी वर्षा बहुत ज़्यादा
विषमता देखने को मिलती है। जैसे आप राजस्थान का ये जो इस तरीके से मैप है, इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा क्या होती है, जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर, वहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। इसके अलावा इधर जो दक्षिणी पूर्वी जो भाग है, यहाँ पर जिसको हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर वर्षा है वो सबसे ज़्यादा होती है। इधर उत्तर पूर्वी भाग में भी ठीक ठाक होती है, लेकिन इधर पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है। तो देखा जाए तो वर्षा में बहुत अधिक विषमता, यही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर लिख भी रखा है, कहीं पर तो 100 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है और कहीं पर 5 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो जो मैंने कहा वही बात यहाँ पर लिख रखी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का श्रेष्ठ जस्ता और शीशा अयस्क भंडार कहाँ पर। देखिए श्रेष्ठ लिखा गया है, श्रेष्ठ जस्ता और शीशा अयस्क भंडार है वो कहाँ पर उपलब्ध है। तो देखिए भीलवाड़ा का एक जाना माना स्थान है रामपुरा अगुचा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये इंडिया लेवल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और राजस्थान के एग्जाम में तो पूछा जाता है। तो भीलवाड़ा का जो रामपुरा अगुचा नाम का जो क्षेत्र है, वहां पे वो एशिया का, न कि राजस्थान का और न कि इंडिया का, बल्कि क्या है एशिया का सबसे ज्यादा यहाँ पर जस्ता और शीशा का अयस्क के भंडार पाए गए हैं। इसलिए रामपुरा अगुचा नाम है वो आप ध्यान में रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके रीजनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें दे रखा है कि कुत्ते का जो संबंध पिल्ले से है वही संबंध गाय का किसके साथ में होगा। तो कुत्ता होता है उसके बच्चे को पिल्ले के नाम से जाना जाता है, गाय होता है उसके बच्चे को बछड़े के नाम से जानते हैं। इसलिए बछड़ा आपको कौन सी ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है BFH Z4, ये आपको देखिए जेड ये 4 लिख रखा है, डी है इसका मतलब क्या है 4 है, और बी है इसका मतलब 2 है, एफ का मतलब 6 है और एट का मतलब एच है। आपको ये इस तरीके से नहीं पढ़ना है BFH, आपको आपके जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो आप, तो आपको इस तरीके से है, ये क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है 26 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है और ये 6 लिखा हुआ है। आपको दिखने चाहिए ये मैं आपको यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जब सोल्व करो तो आपको ये इसकी जो नंबरिंग है वो आपको इस तरीके से याद होनी चाहिए कि आपको ये BFH न दिखे, 2, 4 और 6 दिखे, 2, 4 और 6 दिखेंगे, तभी आप क्वेश्चन को इजीली और बहुत फास्ट तरीके से कर पाओगे। तो इसकी आप नंबरिंग लिख लो, जे है वो 10 नंबर पे आता है, एन है वो 14 नंबर पे आता है और पी है वो 16 नंबर पे आता है। उसी तरीके से बी है और टी है वो 20 नंबर पे आता है, और आगे वाले 2 लेटर हैं टी के साथ में वो आपको बताने हैं। तो देखिए 2, 6, 2 से 6 क्या बाद इसमें 4 जोड़ा, और 6 के बाद में 8 क्या है इसमें 2 जोड़ा। उसी तरीके से यहाँ पर ये 26 लिख रखा है, जेड और बाद में डी, तो जेड के बाद में वापस क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, फिर सी आएगा और फिर डी आएगा। यानी इसमें 4 जोड़ा है और 4 के बाद में एफ दे रखा है, यानी कि इसमें 2 जुड़ के छाया है। तो कहने का मतलब है पहले वाला जो लेटर है उसके बाद में दूसरे वाला लेटर है उसमें तो 4 जुड़ा है, और दूसरे वाले लेटर से तीसरे वाला लेटर है उसमें 2 जुड़ा है। उसी तरीके से आपको करना है, टी है वो 20 नंबर पे आता है, उसमें 4 जोड़ो तो 24 आता है, और 24 पे कौन सा आता है, अक्स आता है। उसके बाद में 2 जोड़ना है, अक्स में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, जेड आएगा, और तो जेड आएगा तो ये अक्स और जेड, तो टी अक्स जेड ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और अक्स जेड कौन सी ऑप्शन में दे रखा है, आपको सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखा है लोअर का जो संबंध है वो WOR LE से है, वही संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये तो बिल्कुल इजी है, LOWER, तो यहाँ पर एल यहाँ पर लिख दिया, OWE और R, यानी इसका जो क्रम है वो आगे पीछे कर दिया। आपको पहले नंबर लगा लेना 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर लगा लेना, और ये जो नंबर है वो कौन कौन से नंबर पे खिसक गया है, उसी तरीके से ये जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो इसमें जो नियम फॉलो हुआ है वही नियम इन चारों में से किस में फॉलो हुआ है वो आपको देखना है। तो आप जब इसको सोल्व करोगे खुद से सोल्व कर लेना, इसमें जो सेकंड ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए अवनीश ने उसकी माँ से कहा, अवनीश से उसकी माँ ने कहा, इस औरत का पति तुम्हारी माँ का क्या है, पुत्र है। यदि अवनीश का कोई अन्य भाई न हो तो अवनीश का तस्वीर वाली औरत से क्या संबंध होगा। तो अवनीश का जो तस्वीर वाली जो औरत है उससे क्या संबंध होगा, वो उसकी पत्नी होगी, यानी अवनीश जो होगा वो उस औरत का क्या होगा, पति होगा, यानी पति का संबंध होगा। इजी क्वेश्चन है, जब आप करोगे ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक में से क्वेश्चन आपको दे रखा है, आप ये आराम से सोल्व कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रेजेंटमेंट PRESENTMENT प्रेजेंटमेंट में अक्षरों से कितने ऐसे जोड़े बनेंगे जिसके बीच में इस शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में है। देखिए ये क्वेश्चन है वो कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनको ये क्वेश्चन है वही समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन क्या लिखा गया है। देखिए इसके कहने का मतलब ये है कि ये POR, जैसे ये POR लिखा गया है, P कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है, और R कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच में कितने अक्षर होते हैं, P और R के बीच में एक अक्षर होता है। क्यों होता है, एक अक्षर होता है ना, लेकिन यहाँ पर P और R के बीच में कितना लेटर है, एक भी लेटर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है कि ऐसे कितने जोड़े हैं जिसके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। तो सबसे पहले आपको वही करना है,
आपको इंग्लिश दिख जाए ना, इसका मतलब सीधा सा है आपको कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में से दे रखा है। और सबसे पहले आपको क्या करनी है, इनकी नंबरिंग लिखनी है। तो पी है वो 16 नंबर पे आएगा, आर है वो 18 पर आएगा, ई है वो 5 पर आएगा, एस है वो 19 पर, ई 5 पर, उसके बाद में एन 14 पर, टी 20 पर, एम 13 पर, ई 5 पर, एन 14 पर, टी 20 पर। सबसे पहले आपको इनकी नंबरिंग लिख लेनी है। उसके बाद में देख लेना 16 और बाद में 17 18 एक आता है, लेकिन यहाँ पर एक नहीं दे रखा है। तो देखिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। जब आप इसको सोल्व करोगे तो केवल एक ही अक्षर ऐसा आएगा जिसमें के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होंगे। तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इसका राइट आंसर आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वें अक्षर और उसके बाएं स्थान पर 5वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए दाएं से आपको कैलकुलेट करना है। तो दाएं से 13वें अक्षर और उसके बाद में 5वें अक्षर, तो 13 और 5 कितने होते हैं, 13 और 5 18 होते हैं। लेकिन 18 नंबर पर क्या आता है, आर आता है। लेकिन ये दाईं ओर से चल रहा है, इसका मतलब इसके अपोजिट में कौन सा लेटर होता है, आई होता है। क्योंकि इंडियन रेलवे इसको इस तरीके से अपने याद रखते हैं, इसलिए आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है। इसलिए 5वें अक्षर कौन सा आएगा, यहाँ पर आई आएगा। इसलिए आई क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 2 अंकों की वह कौन सी संख्या है जिसका परिवर्तित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो 3 अंकों की तो 100 होती है और 2 अंकों की आपको संख्या है वो बतानी है। तो देखिए इसमें 99 क्या आएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 12x² माइनस 7x प्लस 1 और उसके गुणनखंड आपको बताने हैं। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या होगी जिसको अपन मल्टीप्लाई करें तो 12x² आ जाए और उसको जोड़ें तो कितना आ जाए, ये माइनस का 7x आ जाए। तो देखिए 4 और 3 बराबर क्या होता है, 12 होता है। और 4 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 7 आता है। तो 4x और 3x क्या हो जाएगा, इसके टुकड़े हो जाएंगे। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये तो 12x² हो जाएगा, माइनस का ये 4x और माइनस का ये 3x और प्लस 1। तो 4x और 3x को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा। और ये 12x इधर दे रखा है और ये प्लस का 1, यानी कि ये जो समीकरण है उसको अपन इस तरीके से टुकड़े करके इसके लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से 4x है और यहाँ से 12x² है, तो यहाँ से तो 4x कॉमन आ जाएगा। और जब इसका भाग दोगे आप इसमें तो 4 तियां 12 और 3x यहाँ पर शेष बच जाएगा। उसके बाद में माइनस का 1 आ जाएगा और उसके बाद में यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा माइनस का 1। उसके बाद में आगे क्या बचेगा, 3x बच जाएगा। उसके बाद में माइनस का 1। तो टुकड़े क्या बनेंगे, 3x माइनस 1 बचेगा और ये 4x माइनस 1। तो 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1 आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सॉरी यहाँ पर क्या है, प्लस आएगा। तो 3x माइनस 1 और 4x प्लस 1 ये आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, देखिए 3x माइनस 1 और 4x प्लस 1 आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको ये जो 7x है ना, इसके टुकड़े करने हैं। तो आपको 4 और 3 में आप इसको डिवाइड कर लेना और ये आराम से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 2 मित्र ए और बी की उम्रों का आपको अंतर दे रखा है। 2 साल का है। ए के पिता डी की उम्र है वो ए से दुगुनी है और बी की उम्र उसकी बहन सी से दुगुनी है। डी और सी की उम्रों का अंतर है वो 40 साल दे रखा है। ए और बी की उम्र है वो क्रमशः क्या होगी, यानी ए और बी की उम्रों का आपको योग पूछा है इसके अंतर्गत। क्योंकि आपको देखिए ये जो आपको ऑप्शन दे रखे है ना, इसमें इसका क्या है, ए और बी की उम्र का योग पूछा है। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन है, देखने में आपको लग रहा होगा इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये बड़ा नहीं है। आप जब इसको सोल्व करोगे तो बिल्कुल ये इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको यहाँ पर दे रखा है, साफ साफ यहाँ पर दे रखा है ए और बी की उम्रों का अंतर। तो ए और बी की उम्र का अंतर लिख लेना, कितना है, 2 साल का है। ए के पिता डी की उम्र क्या है, दुगुनी है। डी की उम्र ए से दुगुनी है, डी की उम्र ए से दुगुनी है, इसका मतलब ए को दुगुना कर दो और डी के बराबर हो जाएगा। तो ये समीकरण यहाँ से बन गई। तीसरी समीकरण यहाँ से बन जाएगी, डी की उम्र उसकी बहन सी से दुगुनी है, तो सी को 2 से गुणा कर देना और ये बी के बराबर हो जाएगा। तीसरी आपको डी और सी की उम्र का अंतर 40 साल दे रखा है, तो डी माइनस सी 40। अब देखिए 4 समीकरण आपके पास में हो गई, तो यहाँ से आप चारों का मान निकाल सकते हो आराम से, बिल्कुल ईजी, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से डी बराबर क्या हो जाएगा, 40 प्लस सी हो जाएगा, तो 40 प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बी बराबर सी बटा 2 हो जाएगा, या इसको सी बराबर बी बटा 2 लिख सकते हो। फिर यहाँ से जो मान आएगा तीसरी चौथी समीकरण से, उसका मान तीसरी में रख देना, फिर तीसरी का मान दूसरी में रख देना, दूसरी का मान पहली में रख देना। यानी कि ये जो समीकरण है इन्हीं का एक दूसरे में मान रखे और ये जो 4 समीकरण है यहाँ से ए और बी का मान आ जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से बी का मान तो कितना आएगा, 24 आएगा और ए का मान कितना आएगा, 26 आएगा। तो ये इनकी उम्र आएगी। इनका टोटल कितना हो जाएगा, 50 वर्ष हो जाएगा। और 50 वर्ष आपको सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है, आप करोगे आराम से तो सोल्व हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 2 घनों के आयतनों का अनुपात आपको दे रखा है 8:27। इनके पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए आयतनों का अनुपात, इसका मतलब क्यूब का मान दे रखा है। क्यूब का मान दे रखा है आपको 8 और 27। तो 8 है वो किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। और 27 है वो किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। तो क्यूब का मान यानी आयतन का मान, इसका मतलब क्यूब का मान दे रखा है। और क्षेत्रफल का मान, इसका मतलब आपको स्क्वायर का मान पूछा है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 4 अनुपात क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 4:9 क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। देखिए नीचे सोल्व भी कर रखा है, आयतनों का अनुपात है, इसका मतलब क्यूब का मान है।
8:27 और आपको स्क्वायर का मान निकालना है। तो क्यूब से यहाँ पे ए और बी का मान निकाल लिया, 2 और 3 आ गया, जैसे कि अपने सीधे निकाल लिया और 4:9 क्या आएगा, इसका राइट आंसर आ गया। सीधा कर सकते हो, आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है। आपको पूछा है बहुलक, तो बहुलक यहाँ से देख लो 5 है, वो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, 5 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको हिंदी से रिलेटेड दे रखे स्वस्तिस्तु का संधि विच्छेद आपको पूछा है। तो स्वस्तिस्तु का संधि विच्छेद क्या होता है, स्वस्ति धन अस्तु, स्वस्ति धन अस्तु, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है स्पर्शय शब्द का विपरीत अर्थ पाने के लिए इसमें कौन सा उपसर्ग आपको लगाना पड़ेगा। तो स्पर्शय जो शब्द है उसका आपको अपोजिट बनाना है, यानी विलोम शब्द बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या अस्पर्शय आपको बनाना पड़ेगा, इसलिए ए क्या हो जाएगा इसका, जब ए इसमें जोड़ोगे तो ये अपोजिट बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपको दे रखा है वक्र, तो वक्र का क्या होता है, रिजु होता है, बिल्कुल इजी है, आपका पढ़ा हुआ भी होगा वक्र रिजु। ब्याज का, तो ब्याज का क्या होता है यहाँ पर, वरदान होगा, वरदान राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपको दे रखा है विष और विष, तीसरा से और दूसरा से, ये आपका युग्म शब्द दे रखा है। तो देखिए इस विष का मतलब तो जहर होता है, आप सभी को पता भी होगा, और इस विष का मतलब क्या होता है, कमल की जो डंडी होती है उसको विष के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन जो थर्ड दे रखा है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है प्रतिवादी और प्रतिवाद, यानी इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द है वो इसमें शुद्ध लिखा गया है। तो इसमें प्रतिवादी किस तरीके से लिखा जाएगा, ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है डिस्ट्रेस, तो डिस्ट्रेस का मतलब आपको पूछा है, तो डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, इसमें कष्ट होता है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको इंग्लिश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, आपको दे रखा है इफ ओनली ही डैश टोल्ड अस ट्रूथ इन द फर्स्ट प्लेस थिंग्स वुड नॉट हैव गॉन रॉन्ग। तो देखिए इसमें इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, यहाँ पर इफ ओनली ही हैड टोल्ड आएगा, ही हैड टोल्ड अस ट्रूथ इन द फर्स्ट प्लेस। नेक्स्ट आपको दे रखा है हु टॉट यू इंग्लिश, आपको ये पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय देखिए इसमें हु दे रखा है, तो हु को पैसिव वॉइस बनाते समय किस में चेंज करते हैं, बाई हुम में चेंज करते हैं, इसलिए बाई हुम आ जाएगा। बाई हुम आपको चारों ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है, बाई हुम तो हो गया। उसके बाद में देखिए आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाते समय बाई हु को बाई हु में चेंज करने के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनेट में है, पास्ट इंडेफिनेट है, तो इसका जब हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या लगेगी, वाज लगेगी। वाज आपको कौन सी ऑप्शन में दे रखी है, तीसरी ऑप्शन में दे रखी है वाज। उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ये टोट आ गया। उसके बाद में टू यू आ जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन जो थर्ड दे रखा है वही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ही सेड टू हिज सर्वेंट, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, ये लिखने में थोड़ी गलती हो गई। आगे लिख रखा है वाई आर यू सो लेजी टूडे, ये आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से दे रखा है, और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डब्ल्यू एच वर्ड से ये शुरू हो रहा है। इसका मतलब कनेक्टिव के रूप में डब्ल्यू एच वर्ड से जो शुरू होता है, कनेक्टिव के रूप में डब्ल्यू एच वर्ड ये अपन काम में लेते हैं, अन्य कोई वर्ड अपन काम में नहीं लेते हैं। तो ये नियम आप ध्यान में रखना। देखिए जब आप इसको सोल्व करोगे तो ही सेड टू हिज सर्वेंट, यानी कि आगे डब्ल्यू एच वर्ड है, इंटरोगेटिव है, इसका मतलब इसे सेड टू किस में बदलेगा, आस्क्ड में बदलेगा। आस्क्ड आपको चारों ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद देखिए ही और बाद में आस्क्ड तो आ गया, और आस्क्ड के बाद में हिज सर्वेंट आगे दे रखा है, तो ही आस्क्ड हिज सर्वेंट। कनेक्टिव के रूप में मैंने अभी आपको बताया था डब्ल्यू एस वर्ड ही काम में लेते हैं, इसलिए डब्ल्यू एस वर्ड आ गया। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर सेकंड पर्सन दे रखा है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है हिज सर्वेंट, तो इसके अनुसार यहाँ पर ही आ जाएगा, बिल्कुल सही दे रखा है। यहाँ पर आर दे रखा है, तो ये वाज या वर में चेंज होगा, ही के अनुसार यहाँ पर वाज आ गया, बिल्कुल सही दे रखा है। आगे सो लेजी है, सो लेजी ऐसा का ऐसा लिख दिया। टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं, ये दैट डे में चेंज कर दिया। ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है वही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देगा आई हेट सिटिंग डैश हिम एज ही ऑलवेज स्मेल्स ऑफ गार्लिक, तो देखिए ये ब्लैंक स्पेस में आपको भरना है, तो इसमें आ जाएगा बिसाइड, आई हेट सिटिंग बिसाइड हिम एज ही ऑलवेज स्मेल ऑफ गार्लिक। नेक्स्ट आपको फिर से ब्लैंक स्पेस दे रखा है आई विश यू, आई विश यू, उसके बाद दे रखा है डैश नोट आस्क सो मेनी क्वेश्चन, तो यहाँ पर वुड आएगा, आई विश यू वुड नोट आस्क सो मेनी क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको देखा है वुड यू प्लीज, ये रिक्वेस्ट का भाव है, वुड यू प्लीज डैश द टेप फॉर मी, तो वुड यू प्लीज टर्न ऑन द टेप फॉर मी, टर्न और इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखा है लोहे के फ्राइंग पैन, लोहे का जो फ्राइंग पैन है उसको जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है, तो कौन सी विधि उपयुक्त होती है, जिंक की परत चढ़ाकर ये विधि क्या होती है, इसमें उपयुक्त होती है। नेक्स्ट आपको देखा कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है, तो यह तत्व कौन सा हो सकता है, ये कैल्शियम हो सकता है।
नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग जो एसी करंट होती है उसके मान को परिवर्तन करने के लिए, यानी कि एसी करंट होती है अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग करंट को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। यानी प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज होती है उसके मान को परिवर्तन करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है हमारे घरों में भेजी जाने वाली जो विद्युत है उसकी वोल्टता एवं आवृत्ति होती है। तो हमारे घरों में जो विद्युत भेजी जाती है उसकी 220 वोल्टेज की होती है और 50 हर्ट्ज की ये होती है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन हार्मोन की खोज डॉक्टर F.G. बेंटिंग के द्वारा की गई थी। इसलिए ऑप्शन जो थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मूत्र में कौन से हार्मोन की उपस्थिति से गर्भाशय की जांच की जाती है? तो मूत्र में ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जिसके कारण गर्भाशय की जांच की जाती है? तो देखिए HCG हार्मोन है वो मूत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं। तो लवणीय मृदा में जो पादप उगते हैं उसको हेलोफाइट के नाम से जाना जाता है। हेलोफाइट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है शैक्षिक प्रबंध के कार्य नहीं है। तो कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंध का नहीं है वो आपको बताना है। तो संगठन करना ये तो है, नियंत्रण करना भी है, संप्रेषण भी है, परंपरागत प्रबंध ये नहीं होगा इसका, ये इसका नहीं होगा, और यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय साधनों की व्यवस्था से संबंधित है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो S.N. मुखर्जी का दिया गया है। शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ में मानवीय साधनों की व्यवस्था से संबंधित है, S.N. मुखर्जी के द्वारा ये कथन दिया गया है। नेक्स्ट है पर्यवेक्षण को किस गुण की आवश्यकता है? तो पर्यवेक्षण को कौन से गुण की आवश्यकता होती है? उदार दृष्टिकोण की भी होती है, विषय ज्ञान की भी होती है, मनोविज्ञान का ज्ञान की भी होती है। उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक पर्यवेक्षक। तो प्रजातांत्रिक पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा विषय विशेषज्ञ मिलकर एक दूसरे की समस्या का निवारण करते हैं, निस्तारण करते हैं। इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है निपा के कार्य हैं। तो निपा के कार्य कौन कौन से होते हैं? क्षेत्रीय विकास के लिए बजट तैयार करना ये होता है, शिक्षा के विकास के लिए प्रभावशाली पद्धति का निर्माण ये भी होता है, शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु योजना बनाना। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में पाठ्यक्रम प्रस्तावित है। तो देखिए इसमें क्या होगा, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BSc B.Ed पाठ्यक्रम कोर्स बिल्कुल क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में ही है। 2 वर्षीय इंटीग्रेटेड B.Ed पाठ्यक्रम, 1 वर्षीय M.Ed पाठ्यक्रम। उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान कितने शिक्षा मंडलों में विभाजित है? तो इस राजस्थान जो है वो 7 शिक्षा मंडलों में इसको विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है विद्यालय प्रशासनिक प्रक्रिया के अंग हैं। तो विद्यालय प्रशासनिक प्रक्रिया के अंग कौन कौन से होते हैं? नियोजन होता है, निमंत्रण भी होता है, संगठन भी होता है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है संप्रेषण का उद्देश्य नहीं है। कौन सा संप्रेषण का उद्देश्य नहीं है वो आपको बताना है। तो विचारों को कार्य रूप देना ये नहीं होता है संप्रेषण का उद्देश्य। कर्मचारियों का विकास करना ये भी नहीं होता है। समन्वय स्थापित करना। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। ये सभी जो उद्देश्य हैं वो संप्रेषण के नहीं होते हैं। नेक्स्ट है संप्रेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो संप्रेषण जो है वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से संप्रेषण है। तो संप्रेषण कौन सा है? ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से मौखिक संप्रेषण बिल्कुल होता है, लिखित संप्रेषण वो भी, उपरोक्त दोनों, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। संप्रेषण 2 प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपको दे रखा है उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान में कौन से व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं? तो देखिए अध्यापक प्रशिक्षण संचालित किया जाता है उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान। नेक्स्ट आपको दे रखा है व्यक्तित्व विकास भी किया जाता है, कंप्यूटर शिक्षा भी। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो कौन से भाग में कही गई है? नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनके जो सिद्धांत हैं, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसमें एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात है वो भारत के बारे में कही गई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? तो संसदीय शब्दावली है उसमें समापन का अर्थ है संसद के सत्र का अंत। समापन का अर्थ क्या होता है? संसद के सत्र का अंत। नेक्स्ट आपको देखा है विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या होता है? नियमों को अधिनियमित करना, यानी जो कानून है उनको अधिनियमित करना, यही क्या है विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य होता है। नेक्स्ट है यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास में जा सकता है?
देखिए उच्च न्यायालय के पास में नहीं जा सकता है, उच्चतम न्यायालय के पास में भी नहीं जा सकता राज्य मानवाधिकार आयोग। ये देखिए इसमें किसी इनमें से कोई नहीं, यही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 56 तक का जो वर्णित नीति निर्देशक तत्व होते हैं उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि वो क्या है सरकार उसमें लागू करेगी। वो व्यक्ति के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, सरकार इसमें कोई जिम्मेदार नहीं होती है। तो उसके लिए नागरिक है वो कहीं भी इसके लिए अपील नहीं कर सकता है। तो इसमें इनमें से कोई नहीं, यही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट है भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। कौन से संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। 36 से 51 तक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट अब भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो राज्य की नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उन्हीं के माध्यम से आर्थिक न्याय है वो सुनिश्चित किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। देखिए लोकसभा के लिए 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए कितनी है? 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो भारतीय सरकार की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, इसलिए ब्रिटिश संविधान क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान यानी शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो भरहत्तु जो मूर्तिकला है उसमें इसका प्रयोग होता था। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। तो अपभ्रंश है उसका प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में कहाँ होता था? कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, अपभ्रंश का प्रयोग। नेक्स्ट देखिए आपको सूची फर्स्ट दे रखी है और सूची सेकंड दे रखी है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर आपको चयन करके बताना है। तो देखिए मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। जो विशाख दत्त है वो क्या है? एक नाटक से संबंधित है, इसलिए विशाख दत्त नाटक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको वराह मिहिर दे रखा है, तो वराह मिहिर खगोल विज्ञान से संबंधित है। उसके बाद में चरक है वो चिकित्सा से संबंधित है और ब्रह्मगुप्त है वो क्या है? गणित से संबंधित है। तो ये 2 और उसके बाद में 3 और उसके बाद में 4 और 1, 2 3 4 1, ये आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है? 2 3 1 4, सॉरी 2 3 चरक चिकित्सा, 2 3 1 4, 2 3 1 4 आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, 2 3 1 और 4। तो यही तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है इसमें 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो 1540 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था जिसके बाद में हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो देखिए 1540 में कौन सा युद्ध हुआ था? कन्नौज का युद्ध है वो हुआ था, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है गोल गुंबज का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल के दौरान इसका निर्माण है वो शुरू हुआ था गोल गुंबज का। नेक्स्ट आपको दे रखा है 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाली इटली के यात्री का नाम क्या था? तो 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम क्या था? निकोलो डी कोंटी। निकोलो डी कोंटी इनका नाम था, जो 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली का यात्री था। नेक्स्ट है विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया। तो विजयनगर के शासकों ने किसको प्रोत्साहित किया था? तमिल को, तेलुगु को और संस्कृत को प्रोत्साहित किया था, इसलिए यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो आर्यों के आदि देश के बारे में किसके द्वारा लिखा गया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो लियो टोल्स्टॉय की जो कृतियां हैं उनसे महात्मा गांधी काफी प्रभावित थे, इसलिए लियो टोल्स्टॉय की इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो होम रूल लीग की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही कर दी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था और 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करने का कार्य किया गया था। नेक्स्ट है किसकी विफलता के बाद में स्वराज्य पार्टी है वो बनाई गई थी? तो किसकी विफलता के बाद में स्वराज्य पार्टी का गठन किया गया था? असहयोग आंदोलन है वो इसकी असफलता के बाद में स्वराज्य पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट है गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या रखा गया था? तो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना ही गांधी जी के बहिष्कार आंदोलन का लक्ष्य रखा गया था। तो देखिए दोस्तों 75 क्वेश्चन आंसर के बारे में अपन ने बात की। आरपीएससी
के फर्स्ट ग्रेड के टेस्ट पेपर के बारे में ये सीरीज़ आगे इसी तरीके से जारी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। और अभी तक आप हमारे चैनल के नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके।